बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। उत्तराखंड का यह खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उनके साथ शिष्टाचार मुलाकात की है। इस दौरान उनके मध्य राज्य के अलग अलग समसामयिक विषयों पर दरअसल चर्चा हुई है। आपको जानकारी देते चलें कि पूर्व मुख्यमंत्री ने सीएम धामी से दरअसल मुलाकात की है। शिष्टाचार की मुलाकात थी, भेंट थी। मुख्यमंत्री आवास पर जाकर विजय बहुगुणा ने पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है और इस मुलाकात में समसामयिक विषयों पर गहन चर्चा हुई, विस्तार से बातचीत हुई। भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी सेंधमारी की साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने वक्त रहते बेनकाब कर दिया। पंजाब के भटिंडा आर्मी कैंट से एक पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी हुई। चौंकाने वाली बात तो यह है कि भटिंडा आर्मी कैंट से गिरफ्तार हुआ जासूस रकीब लश्कर कोतवाली क्षेत्र के दासनी गांव का बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि रकीब पिछले 5 सालों से भटिंडा में सेना के कैंट एरिया में दर्जी का काम कर रहा था। इसी दौरान वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से जुड़कर आर्मी की संवेदनशील जानकारी बाहर भेजने लगा था। महत्वपूर्ण खबर आपको हम बता रहे हैं। दरअसल हरिद्वार के गांव है लश्कर, उससे इस जासूस के तार जुड़ते हुए नजर आए हैं। पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी की गई है। सेना के कैंट एरिया में ये दर्जी का काम करता था। में राकिब पुत्र इकबाल जो पिछले 3 वर्ष से भटिंडा में रह रहा था, मूलतः वह लक्सर के डॉसनी क्षेत्र का रहने वाला है। इसके वेरोबॉट्स के बारे में चेक किया गया, अन्य जानकारी की गई तो ये बात संज्ञान में आई है कि इसके जो अन्य 4 भाई हैं वो भी अलग अलग जगह पे टेलरिंग का काम करते हैं और इसके जो रिश्तेदार हैं उनके बारे में भी जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं। और अगर कोई सूचना या इस तरीके की कोई भी साझा करने की बात आएगी तो हरिद्वार पुलिस इसमें अभी कार्य कर रही है और जो भी एजेंसी इसमें लगी हैं या इस पर जो भी आगे जो कार्रवाई करेंगी या शब्द पूछताछ की जाएंगी उसमें हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से सहयोग करेगी। तो जानकारी आपके साथ हम साझा करते चल रहे हैं। सेना के कैंट एरिया में दरअसल ये काम कर रहा था। राकिब उर्फ इकबाल इसका नाम था। काफी वक्त से कैंट एरिया में ये काम कर रहा था और जो सेना की संवेदनशील जानकारी है उसको ये खुफिया तरीके से सीमा पार पहुंचा रहा था और यही कारण है कि जब इसको गिरफ्तार किया गया है। और अब हमारे साथ हमारे चैनल हेड अवनीश प्रेम जी इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश जी, ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, जरा इसको और विस्तार से हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं? कौन ये शख्स था, किस तरह से गिरफ्तारी हुई है और ये बड़ी कामयाबी एक तरीके से मानी जा सकती है? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह की चीजें चल रही हैं उस बीच में इस तरह की गिरफ्तारी होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और संवेदनशील है। और यही कारण है कि इस पूरे प्रकरण की जांच शुरू हुई है और उसके तार लक्सर से जुड़े हैं। लक्सर के पास एक दोस्ती गांव है जहां का रहने वाला रकीब था और ये भटिंडा में सेना के जो कपड़े हैं उसको सिलाई का कार्य किया करता था। लेकिन वहां पर जो जानकारी खुफिया विभाग और पुलिस को लगी, इसने वहां पर कुछ सेना के जो सामने थे उसके फोटोग्राफ, कुछ नंबर पाकिस्तान भेजे, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी जांच वहां पर की जा रही है। और दूसरी बात यह है कि इसको पुलिस जी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल जी। लेकिन जो पता चला है कि इससे तार वहां पर आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान में वो नंबर भेजता था। इसका भाई भी पहले भटिंडा रह चुका है, उसने भी वहां पर कपड़ों की सिलाई का कार्य वो किया करता था। तो फिलहाल पुलिस इसको ले गई है, पूछताछ अभी जारी है। जो तमाम एजेंसीज हैं वो इससे पूछताछ में लगी हुई हैं। जाहिर है। और ये एक तरीके से जब से ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान ने किया है, हिंदुस्तान की सेना ने किया है, सरकार ने किया है, उसके बाद से ही लगातार ऐसे लोगों की दबिश की जा रही है जिनको संदेह के घेरे में रखा गया है। उनको पूरी तरीके से जोर आजमाइश की जा रही है, पहचान की जा रही है। और शायद यही कारण है कि अब
इस तरह के कोई भी शख्स अगर हमारी सेना के भीतर कोई भी, जिसको कहते नहीं हम कि आस्तीन का सांप अगर कहा जाए तो इसमें गलत नहीं होगा, अगर कोई भी आस्तीन का सांप हमारे देश में है तो उसको इसी तरह से उसका हश्र यही होने वाला है। अवनीश जी देखिए बिल्कुल, मैं आपको ये भी बता दें कि पूरे प्रदेश में इस समय जो विभाग है, खुफिया विभाग हो या हमारी लोकल पुलिस हो, वो छानबीन में लगी हुई है और बहुत सारे संदिग्ध लोगों को भी पिछले दिनों हिरासत में लिया गया था जो कलियर क्षेत्र से पकड़े गए थे। तो एक वेरिफिकेशन अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि ये कोई पहली गिरफ्तारी उत्तराखंड से या हरिद्वार से नहीं है। रुड़की में इससे पहले भी कई ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिनके संपर्क पाकिस्तान में थे और वो वहाँ की जो आतंकी एजेंसीज हैं उनके लिए काम किया करते थे। तो अब पूछताछ इससे हो रही है, रकीब से क्या जानकारी मिलती है, किस तरह से यहाँ ये एक्टिव था, ये सब जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि उत्तराखंड सरकार लगातार इस तरह कार्य कर रही है, जो अवैध बांग्लादेशी हैं उनको लेकर भी लगातार सजग है, अवैध रूप से किसी भी तरह का कोई भी शख्स वहां नहीं रह सकता, उस बाबत भी अभी अगर देखा जाए एक्शन लगातार किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, हमारे यहाँ वेरिफिकेशन अभियान चलाया जा रहा है और खास बात यह है कि जो संवेदनशील जगह हमारे यहाँ है, जैसे हम हर की पौड़ी की बात करें या बात करें पिरांग कलियर है, हमारे यहाँ चार धाम है, तो वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और आदमी के पूरे कागजात देखने के बाद ही उन्हें एंट्री की जा रही है। और उन्हीं, जैसा कि मैंने आपका चार धाम है, इसके साथ साथ कलियर है, हर की पौड़ी है, यहाँ पर भी कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं और जो भी संदिग्ध वहां पर दिखाई पड़ रहा है, पुलिस उसको लगातार अरेस्ट कर रही है और उससे पूछताछ सारी चीजों के बाद इस पूरे अभियान को चलाया जा रहा है। चलिए, बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें ज्वाइन करने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी इस बाबत देने के लिए। और जाहिर तौर पर उत्तराखंड के हरिद्वार से इसको गिरफ्तार किया गया है। ये शख्स लगातार सेंधमारी कर रहा था, सेना के जो जानकारी है वो साझा कर रहा था और अब ये बहुत बड़ी कामयाबी दरअसल हिंदुस्तान को मिली है। एक और अहम खबर से आपको रूबरू अब कराते हैं। मध्य प्रदेश के जनजातीय मंत्री विजय शाह के कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर दी गई गलत बयानबाजी को लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। वहीं हल्द्वानी में भी कांग्रेस महिला दल मोर्चा की महिलाओं ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंका है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल से विजय शाह के इस्तीफे की मांग की है। उनका कहना है कि केंद्र की सरकार को पूरे प्रकरण को लेकर देश के सामने माफी मांगना चाहिए। आगे उन्होंने कहा है कि सैनिकों का अपमान देश नहीं सहेगा। इस प्रकार से बीजेपी के ही मंत्री देश के सैन्य अफसरों के ऊपर गलत बयानबाजी कर देश का अपमान कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिन बेटियों ने हमारे देश को इतनी इज्जत दी और जिनकी वजह से आज हम स्वाभिमान से सर उठा पा रहे हैं, जिन बेटियों ने उस उजड़े हुए सिंदूर का जवाब दिया, उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय शाह द्वारा इतनी गलत टिप्पणी की गई है, उनको आतंकवादियों की बहन बताया गया है। तो आप बहुत हताश है पूरे देश की महिलाएं। आप देखिए कि किस तरह से देखा जा सकता है कि क्या सम्मान है इनका महिलाओं का, इनकी नजर में महिलाओं का। और हम सभी बहुत आक्रोशित हैं और हम सभी के अंदर गुस्सा है विजय शाह से। हम चाहते हैं कि वो माफी मांगे और जो उचित सम्मान है उनको, हमारी जो बेटियां हैं जिन्होंने इस देश की लड़ाई लड़ी, वो हमारे देश में हर एक व्यक्ति की बहनें हैं। इस तरह से पाकिस्तान की बहनें कहना उनको बहुत ही गलत है और इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी को भी मुझे लगता है ऐसा कदम उठाना चाहिए कि इतने गलत टिप्पणी के लिए उनको जल्द से जल्द अपनी पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। तभी जो हमारी बहनें उनको उचित सम्मान देश के अंदर मिलना चाहिए। पूरा मसला ये है भैया, जैसे कि आप देख रहे हैं, पाकिस्तान और भारत की हमारी लड़ाई छिड़ी हुई थी। उनने हमारे भारत में आक्रमण भी किया था और हमारे दो वीर, मतलब इतनी अच्छी महिलाएं, सैफिया कुरैशी और एक बहन और थी, जिन्होंने पूरा युद्ध किया था और भारत को विजय भी दिलाई थी। हमारे प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति, हमारे जो विदेश के राष्ट्रपति है, उनके कहने पे वो युद्ध को रुकवाते, क्योंकि विदेश का जो राष्ट्रपति है वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री मुंह बंद करे बैठे पड़े, जो जिनका अपना खुद का विवेक तो काम करता नहीं है। और उसके ऊपर से हमारे मध्य प्रदेश के जो विजय शाह जी मंत्री हैं भाजपा के, वो बोलते हैं कि जो हमारी सैफिया कुरैशी है वो आतंकवादियों की बहन है। उन्हें शर्म आना चाहिए ऐसे मंत्री को और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए उन्हें। रामनगर में एक भवन को लेकर चल रहा विवाद अब राजनीति का नया अड्डा बन गया है। आपको बताते चले, रामनगर में कांग्रेस के कार्यालय पर इन दोनों स्वामित्व को लेकर विवाद चल रहा है, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि उनके कार्यालय पर अन्य लोगों के जरिए
कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने स्वयं इस कार्यालय पर कब्जा किया है, अब कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि कांग्रेस का इतिहास अब जमीनों पर कब्जा करने के लिए रह गया है। जिस प्रकार से कांग्रेस के अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष तमाम वरिष्ठ नेता रामनगर में इस कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे थे, वो इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस के राजनीतिक सही दिशा में नहीं बल्कि अपने स्वार्थ सिद्ध करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच होना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और जो पीड़ित लोग हैं उन्हें न्याय मिल सके। देखिए, कांग्रेस के लिए मैं क्या कहूं, उनका चाल चरित्र और चेहरा हमेशा समय समय पर सामने आता है। संपत्ति किसी की है, संस्थान किसी का है और उस पर कब्जा करने पहुंच गए तमाम प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के नेता प्रतिपक्ष और उनके विधायक और पूर्व विधायक जो उस पर अपना दावा कर रहे थे। मुझे लगता है कि आज असली मालिक अगर उसमें पहुंचने का काम हुआ है या सही तरीके से जिसकी भी संपत्ति हो, मुझे लगता है कि कांग्रेस का काम सिर्फ दूसरों की संपत्तियों को कब्जा करने का रह गया। जिस तरीके से कल से लेकर आज तक का उनका एपिसोड था और गलत तरीके से उस पर काबिज होने की कोशिश कर रहे थे, गलत तरीके से ताले पे ताला लगा रहे थे। मुझे लगता है कि न्याय प्रणाली ने जो काम किया है या जिसकी जो संपत्ति है उसको मिलने का काम हुआ, इस पे जांच होनी चाहिए कि गलत तरीके से क्या कांग्रेस या कोई भी उनका नेता किसी की भी संपत्ति पे जाकर इस तरीके से कोई कब्जा कर सकता है। नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग के ग्राम टांडा के पास में थाना भगतपुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश निवासी कार सवार एक युवक की सड़क दुर्घटना में खतरनाक मौत हो गई। घटना के बाद जहां एक ओर मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया, वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई। कल शाम को करीबन 8 साढ़े 8 के बीच फ़ोन आया घर पे। उससे पहले बातचीत हो रही थी लगातार कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और रामनगर के हॉस्पिटल में जल्दी से कोई हो तो वहाँ भेज दो किसी को। हमने हमारे भाई अकबर अली को फ़ोन किया कि रामनगर ही में रहते हैं और हम अपने गांव टाह मदन में थे जो ज़िला मुरादाबाद में पड़ता है। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से भी गाड़ी करके बहुत तेज़ी से पहुँचने की कोशिश की और हम सरकारी हॉस्पिटल पहुँचे, लेकिन जब तक हम पहुँचे तब तक इन्होंने यहाँ से रेफ़र करके दूसरी जगह भेजा हुआ था, लेकिन वो रेफर की जगह पहुंचने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। फिर हमें जैसी जानकारी मिली, जहां गाड़ी खड़ी थी और ये बच्चा पैदल जा रहा था, रोड क्रॉस करते हुए अपनी ही साइड में था। जैसे वहां जाके देखो आप, अभी वहां खून ज़मीन पर पड़ा है, कच्ची ज़मीन पर पड़ा है। बिल्कुल इसके साथ जो है एकदम खुली नाइंसाफ़ी हुई है गाड़ी चलाने वाले ने, जिसने भी टक्कर मारी है उसको, जिसके बारे में जानकारी है कि एक गाड़ी पीरू मदारा के पुलिस चौकी में मौजूद भी है इसी घटनाक्रम के मामले को लेकर। लगभग 29 साल उसकी उम्र थी, शादीशुदा, उसके 4 बच्चे भी हैं और बड़ा मफलूकुल हाल इधर अपनी रोजी रोटी के लिए आता था, वो जाता था। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में हरिद्वार कॉरिडोर, ऋषिकेश मास्टर प्लान और शारदा कॉरिडोर के संबंध में बैठक की है। बैठक के दौरान उत्तराखंड निवेश और अवसंरचना विकास बोर्ड ने उक्त विषय पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण भी दिया है। मुख्य सचिव ने कहा है कि हरिद्वार कॉरिडोर के अंतर्गत सभी प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता निर्धारित की जाए। उन्होंने कहा है कि जिन प्रोजेक्ट्स को शीघ्र धरातल पर उतारने की आवश्यकता है उनको प्राथमिकता पर लेते हुए काम शुरू किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा है कि हरिद्वार और उसका धार्मिक महत्व भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में रह रहे लोगों की आस्था से जुड़ा है। हरिद्वार कॉरिडोर के विकास कार्यों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आस्था से जुड़े क्षेत्रों और उनके मूल स्वरूप से किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना हो। लैंड फ्रॉड को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की बैठक में अजीब और गरीब मामला देखने को मिला है। मामला बसगांव तहसील कैची धाम का है। यहां पर पूर्व ग्राम प्रधान और वर्तमान ग्राम प्रधान की मिली भगत सामने आई है। दरअसल लैंड फ्रॉड में 100 साल पहले मरे व्यक्ति को जिंदा दिखाकर उसके फर्जी आधार कार्ड बनाए गए, जिसमें जमीन को दूसरे व्यक्ति के जरिए रजिस्ट्री करा दी गई, जिसमें दाखिल खारिज से पूर्व बनाए गए इश्तिहार में इस फर्जीवाड़े की पोल खुल गई। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के दरबार में पहुंचने पर मामले की जांच कमिश्नर स्तर पर की गई। वहीं पूर्व ग्राम प्रधान और वर्तमान ग्राम प्रधान के मोहरों का इस्तेमाल होना इसमें पाया गया।
देखिए, बसगांव में एक सीरियस लैंड फ्रॉड हुआ था जिसमें कि ये पाया गया कि जो पहले से एक ज़मीन गांव में किसी व्यक्ति के नाम पे थी और उस व्यक्ति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है, उसी व्यक्ति के नाम पे 2 लोग कहीं से आए जिनको वही व्यक्ति बनाया गया और फिर उनके आधार भी नकली बनाए गए और उस नकली आधार के आधार पे रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार के यहाँ से हो गई, लेकिन दाखिल खारिज के वक्त ये फ्रॉड पकड़ में आ गया और समय रहते हुए उसमें कोई पार्टी कब्जा नहीं ले पाई। तो लैंड फ्रॉड कमेटी के समक्ष आज आया था और इसमें FIR दर्ज होगी और जो भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई होगी। और सभी सब रजिस्ट्रार से मैंने ये निर्देश भी दिए हैं कि जहाँ कहीं भी ऐसा मामला आता है कि नकली खतौनी लगा के और नकली आधार कार्ड लगा के कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो पहला FIR सब रजिस्ट्रार की ओर से ही दिया जाना चाहिए कंसर्न्ड जो पुलिस। मानसून से ठीक पहले रक्सिया नाले के आउटफॉल निर्माण को लेकर सांसद अजय भट्ट ने स्थलीय निरीक्षण किया। यहां उन्होंने बरसात से ठीक पहले निर्माण दायी को काम पूरा करने के निर्देश दिए, तो वहीं बरसात के समय रक्सिया नाले के उफान में रहने से हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को नुकसान भी पहुंच जाता था। यहां निकासी नहीं बनने से छड़ेर करेल के आसपास क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन जाती थी। अब आउटलेट निर्माण पूरा होने के बाद बाढ़ का पानी जंगल में छोड़ दिया जाएगा। इस दौरान सांसद ने बताया कि प्रधानमंत्री के जरिए हल्द्वानी शहर के लिए 2000 करोड़ की घोषणा और मुख्यमंत्री के जरिए शिलान्यास किया गया परियोजना के अंतर्गत वर्षा जल प्रबंधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेमपुर लोश ज्ञानी के पास में रक्सिया नाले के आउटफॉल निर्माण का कार्य जोरों पर चल रहा है। एकड़ जमीन बर्बाद हो रही थी। लोग जब नाला आता था मकान छोड़ जाते थे। कई लोगों ने तो जान बचाई अपने पेड़ों में चढ़ के। मुझे सारी घटनाओं का ज्ञान है, लोगों ने बताया था। जो 2200 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हल्द्वानी में घोषणा करी थी, उसी के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट बनाया गया जो 40 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से बन रहा है। अब जहाँ हम खड़े हैं ये 10 बाई 12 की ऊंचाई और चौड़ाई पर बना हुआ है और इसमें 800 क्यूसेक 850 क्यूसेक पानी इसमें निकल जाएगा, जबकि अधिकतम जो पानी इसमें आया था जिसने तबाही करी है पिछले दिनों रिकॉर्ड किया गया था वो 400 क्यूसेक था। तो इसका मतलब अगर डबल पानी भी आता है, कभी बादल फटता है उससे ज़्यादा पानी भी इस नाले में आता है, तो मैं समझता हूं कि कहीं कोई तबाही नहीं होगी। बस थोड़ा सा एक एल शेप में यहाँ पर घुमाने के लिए जहाँ हम खड़े हैं यहाँ मोड़ एक बैंड पड़ना है, वो भी बरसात प्रारंभ होने से पहले हो जाए, ऐसी हमारी कोशिश है। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपनी निर्माण एजेंसीज को और इसके इंजीनियर्स को, सभी जितने भी मजदूर भी इसमें जो लगे हैं दिन रात काम कर रहे हैं उनको भी बधाई है कि एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान होने के लिए जा रहा है। उसमें आपकी भागीदारी बहुत आवश्यक थी जिसे आपने बहुत अच्छी तरह से निभाया है। खबर देहरादून से है। यहां पर किराएदार के जरिए किराया न देकर मकान पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास की शिकायत लेकर एसएसपी देहरादून से मिलने बुजुर्ग असहाय महिला आई। एसएसपी के जरिए शिकायत का तुरंत संज्ञान लेकर बुजुर्ग महिला की हर संभव सहायता के निर्देश दिए गए हैं। कुछ ही घंटों में उसकी सहमति से घर को खाली भी करवा दिया गया। खबर देहरादून से है। यहां पर आबकारी विभाग की बड़ी पहल देखने को मिली है। नई शराब की दुकानों को लेकर आदेश दिया गया है। शराब की दुकानों पर आबकारी विभाग सख्त दिख रहा है। जिन दुकानों का जन विरोध हो रहा है उन्हें पूर्ण बंद किया जाएगा। प्रभावित दुकानदारों को उनकी जमानत राशि वापस की जाएगी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक की है। बैठक के दौरान सचिव आईटीडीए ने प्रदेश भर में संचालित प्रोजेक्ट्स और कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी ली है। मुख्य सचिव ने आईटीडीए को मजबूत किए जाने के निर्देश दिए हैं। सिस्टम अपग्रेड करते समय अगले 5-7 सालों
की आवश्यकता के मुताबिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित भी की जाएगी। रामनगर में एक अनोखी पहल ने आज पूरे शहर का ध्यान खींच लिया। रामनगर पीएनजी पीजी महाविद्यालय के विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कोसी बैराज के पास स्थित कैंटीन की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर पाकिस्तान के झंडे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के स्टिकर चिपका दिए। ये कोई साधारण विरोध नहीं था, बल्कि एक मानसिकता के खिलाफ उठाई गई आवाज थी। इस मामले में विद्यार्थी नेता नितिन शर्मा ने कहा कि हमने ये स्टिकर इसलिए लगाया ताकि पता चले कि कौन भारत समर्थक है और कौन नहीं। जो लोग बेझिझक पाकिस्तान मुर्दाबाद के स्टिकर पर पैर रखकर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी सोच साफ है, लेकिन जो लोग पाकिस्तानी झंडे से बचकर निकल रहे हैं, वो कैसी मानसिकता रखते हैं? कि आज हमने यहाँ पर स्टिकर के माध्यम से यहाँ पर पाकिस्तान मुर्दाबाद का यहाँ पर उनके पाकिस्तान के झंडे को यहाँ पर सीढ़ियों पर लगाया है कि किस प्रकार की मानसिकता यहाँ पर समाज में फैली हुई है। एक सैनिक जो है देश के जो गद्दार होते हैं, जो क्या कहते हैं आतंकवादी होते हैं, उनसे लड़ता है, और यहाँ पर हम अभी समाज में जो उस प्रकार के लोग जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, भारत की रोटी खाकर, उन लोगों की मानसिकता को हम यहाँ पर सबके सामने लाना चाहते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पर सीढ़ी पर पाकिस्तान के मुर्दाबाद के झंडे लगाए हैं, कुछ लोग, बहुत से लोग जो भारत की विचारधारा के साथ यहाँ पर पाकिस्तान के मुर्दाबाद के झंडों पर यहाँ पर पैर रखते हुए जा रहे हैं, और कुछ लोग जो ऐसी मानसिकता के हैं जो पाकिस्तान के झंडों से बचकर वहां पर पैर साइड रखकर वहां से बच के जाना चाह रहे हैं। तो उन लोगों की मानसिकता भारत के लिए क्या हो सकती है, इसका यहाँ पर हम स्पष्टीकरण यहाँ पर हम देने यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बजरंग दल के यहाँ पर हमें साथी, आरएसएस के सभी साथी हमारे पर मौजूद थे। अभी भाजपा के कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अभी यहाँ पर हम यहाँ पर स्थिति को हम लाइव यहाँ पर देख रहे हैं, और आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर क्या कहते हैं भारत के समर्थन में यहाँ पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के झंडों पर पैर रखते हुए जा रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग जो है पाकिस्तान के झंडों से बचकर यहाँ पर नीचे जा रहे हैं। उनको देख के हमारा सिर जो है झुक चुका है कि ऐसे लोग भी भारत में रहते हैं और भारत की रोटी, भारत के देश का नमक खाकर यहाँ पर ऐसा कार्य करते हैं। तो इसके लिए मैं लोगों को जगाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ, सारी मातृशक्ति से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को देखें, और सरकार से, प्रशासन से भी अनुरोध है कि ऐसे लोगों को पकड़ के चिन्हित करके जेल में डालने का काम करें, नहीं तो भारत के बॉर्डर के, देश के बाहर डालने का इनको काम करना है, ताकि ऐसे लोग जो है भारत में ना पनपे और ना ही आगे आने वाली ऐसी कोई पुस्तक यहाँ पर भारत में दोबारा पैदा हो। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।